वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। हम पाठ 5 देख रहे हैं, चिकित्सा का चक्कर। अभी तक हम इसके जो लेखक हैं बेढप बनारसी जी। अभी तक हमने देखा कि कैसे तबीयत खराब हुई उनकी, बहुत दिनों से बीमार चल रहे हैं, अच्छे नहीं हो रहे हैं, अलग अलग डॉक्टरों को दिखा दिया। अभी तक 3-4 डॉक्टरों को दिखा दिया। अभी एक मित्र आते हैं उनके और ऐसे सलाह देते हैं कि भारतीय इसका ध्यान रखना चाहिए हमने कि 1 मिनट, हाँ, आपको हर संभव देश का ध्यान रखना चाहिए और भारतीय वैद्य और हकीमों को ही बुलाना चाहिए। तो मन में सोचते हैं बेढप जी कि मैंने वैद्य को तो बुला लिया, इन्होंने वैद्य को बुलाया था। इसके पहले हमने देखा किसको, पंडित कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री को बुलाया था। सोचते हैं चलो एक हकीम को भी बुला लेते हैं, और एक हकीम को बुलवाया जाता है। यहाँ तक हमने देख लिया था। हकीम कैसे हैं, लेखक कहते हैं मैं ये बोले बिना रह नहीं सकता कि हकीम का पहनावा क्या है। अगर मुझे कोई चुप रहने को कहे तो मैं नहीं रह सकूंगा, उनका जिक्र जरूर करूंगा, उनके रहन सहन और फैशन का, कि कैसे वो गोल टोपी पहनते हैं, कैसे उनके मतलब शरीर बदन पे चिकन का कुर्ता है, और ऐसा लग रहा है जैसे चुराया नहीं कपड़ा दर्जी ने जो उनको पैजामा सिलने के लिए दिया था, इतना ढीला, या बनवाया है उन्होंने ढीला, और बहुत ईमानदार दर्जी रहा होगा। वैसे वो बनारस के हैं क्योंकि लेखक बनारस में रहते हैं, लेकिन वो कान काटते हैं लखनऊ वालों के, इसलिए कि लखनऊ नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ उस सभ्यता का शहर कहा जाता है जहाँ मुगल काल में बहुत सारी चीजें थी और उसका नाम ही लखनऊ इसीलिए पड़ा। तो इसीलिए वो उस सभ्यता से आते हैं हकीम साहब। इसलिए कहा कि रहते तो हैं बनारस में लेकिन कान काटते हैं लखनऊ वालों के। लखनऊ वालों के मतलब वो लखनऊ वाले जो नवाब थे, या जो उनका रहन सहन, खान पान और पोशाक थी, वो उससे भी बढ़कर इनकी पोशाक है वैसी। तो उन्होंने आते ही जैसे ही लेखक ने उनको सलाम किया, बड़े मुस्कुराते अंदाज से उन्होंने उत्तर भी दिया, और मिजाज कैसा है पूछा। तो लेखक कहते हैं मर रहा हूँ बस, आपका इंतजार था, अभी जिंदगी आपके हाथों में। हकीम साहब भी इस बात पे कहते थे कि ऐसे कोई बात करता है, ये कोई, यार अब आप तो ऐसी बातें करते हैं गोया जिंदगी से बेजार हैं। बेजार है मतलब बहुत तंग आ चुके हैं, बहुत परेशान है जिंदगी से, आप ऐसी बात करें, ऐसी गुफ्तगू है ना, ऐसी बातचीत कोई करता है। मरे आपके दुश्मन, अरे आपके दुश्मन मरना चाहिए, आप नहीं मरेंगे, नब्ज तो दिखाइए, खुदावंद करीम ने चाहा तो आनंद फानंद में दर तरफ चक्कर होगा। मैंने कहा अब आपकी दुआ है, आपका नाम बनारस ही नहीं हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है। तो लेखक उनकी तारीफ कर देते हैं कि आप सिर्फ बनारस में नहीं, काशी में नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में लुकमान की तरह, लुकमान बहुत फेमस हकीम हुए हैं जिनके नाम से कहा जाता है कि अरे तुम क्या लुकमान हो क्या, मतलब तुम दवा दोगे और ठीक ही हो जाएगा कोई भी। लेकिन लेखक यहाँ तारीफ करते हैं उस हकीम साहब की कि आप लुकमान की तरह मशहूर हैं हिंदुस्तान में, इसलिए आपको तकलीफ दी गई, ठीक है अब आप इलाज शुरू कीजिए। उन्होंने 10 मिनट तक नब्ज देखी, फिर बोले मैं नुस्खा लिखे देता हूँ, इसे वक्त पर लीजिए, इंशाअल्लाह जरूर शिफा होगी। हकीम साहब चलने को तैयार हुए, उठते उठते बोला जरा एक बात का ख्याल रखिएगा कि आजकल लोग दवाइयाँ बहुत पुरानी रखते हैं, मेरे यहाँ ताजी दवाइयाँ मिलती है। वो भी बताते चले गए कि उनके यहाँ से ही दवाई लेनी चाहिए, बाकी लोग पुरानी दवाइयाँ रखते हैं, वो ताजी बनवाते हैं उनके यहाँ दवाइयाँ। दर्द फिर कम हो चला, दर्द में फिर आराम आया, परंतु दुर्बलता बढ़ चली थी, अब बहुत कमजोर हो चुके थे। कभी कभी दर्द का दौरा भी अधिक वेग से आता था, कभी कभी दर्द बहुत जोरदार आ जाता था, पूरी तरह से दर्द खत्म नहीं हुआ था। घर वालों का और मुझे भी दर्द के संबंध में विशेष चिंता होने लगी। अब घर वालों को भी चिंता होने लगी कि क्या बात है कि पूरी तरह से दर्द खत्म नहीं हो रहा, ऐसी क्या बीमारी हो गई, और लेखक खुद भी चिंतित होने लगे। किसी ने राय दी, कोई कहता था कि लखनऊ जाओ, कोई एक्सरे का नाम लेता था, किसी ने राय दी कि जल चिकित्सा कीजिए, एक सज्जन ने कहा यह सब कुछ नहीं, आप होम्योपैथी इलाज शुरू कीजिए, देखिए कितनी शीघ्रता से लाभ होता है। साहब ये नन्ही नन्ही गोलियों में मालूम नहीं कहाँ का जादू है, साहब जादू का काम करती हैं, जादू का। लेखक दूसरे के बताए हुए शब्द, जो भी मित्र परिवार मंडली लोग अलग अलग सलाह दे रहे हैं लेखक को, वो सारी बातें लेखक ने कुछ कुछ बातें यहाँ बताई हुई हैं। कि कुछ ने कहा कि एक्सरे करवा लेना चाहिए, कुछ ने कहा कि यहाँ बनारस में नहीं होगा अच्छा इलाज, लखनऊ में सारे साधन मतलब सुविधा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, लखनऊ जाना चाहिए। किसी ने कहा कि नहीं आप जल चिकित्सा कीजिए, किसी ने कहा कि नहीं सब छोड़िए आप होम्योपैथी कीजिए, छोटी छोटी नन्ही गोलियों में पता नहीं क्या जादू है, जादू होता है उसमें साहब। एक प्राकृतिक चिकित्सा वाले ने कहा था कि आप गीली मिट्टी पेट पर लेप कर धूप में बैठिए, नेचुरोपैथी से इलाज किया जाता है।
प्राकृतिक चिकित्सा जिसे कहते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में जो प्रकृति से मिलने वाली चीजें, इन्हीं से चिकित्सा की जाती है। इस धूप का, वायु का, हवा का, पानी का, मिट्टी का, इन्हीं सब का उपयोग करके किसी के रोग को ठीक किया जाता है। तो उसने बताया कि आपको गीली मिट्टी पेट पर लेप कर लगाकर धूप में लेटना चाहिए, धूप में बैठिए, 1 हफ्ते में दर्द हवा हो जाएगा। हमारे ससुर साहब एक डॉक्टर को लेके आए, लेखक के जो ससुर थे वो भी एक डॉक्टर को लेकर आए। उन्होंने कहा देखिए साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार हैं। मैं बीच में बोल पड़ा, समझदार ना होता तो आपको यहाँ कैसे बुलाता। तो इनके ससुर जी जिस डॉक्टर को लेके आए, डॉक्टर उनको समझा रहे हैं कि देखो आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। तो लेखक उनसे कहते हैं कि मैं समझदार नहीं होता तो मैं आपको क्यों यहाँ बुलाता। इस बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई। लेखक की नानी की मौसी, लेखक की मदर की मदर मतलब माँ की माँ नानी, और उनकी मौसी, इतनी बूढ़ी है वो। उन्होंने बड़े प्रेम से देखा, देखकर बोली मैं तो पहले ही सोच रही थी यह कुछ ऊपरी खेल है। अब ऊपरी खेल का मतलब है बाहर का जादू टोना। ऐसा बहुत मानते थे लोग पहले की, नजर लग गई किसी की, या जादू किसी ने कर दिया, किसी ने कोई टोना कर दिया, ऐसे। तो ये ऊपरी खेल उसको कहा जाता है कि ये बाहर की हवा है, ऊपर का खेल है, ऐसे कहा जाता है यहाँ बोलचाल की भाषा में। तो मैं तो पहले ही सोच रही थी कुछ ऊपरी खेल है। मैंने पूछा ये ऊपरी खेल क्या है नानी जी? वे बोली बेटा सब कुछ किताब में ही थोड़ी लिखा रहता है। बात यह है कि तुम पर किसी चुड़ैल का साया है, तुमको किसी चुड़ैल ने पकड़ लिया है, वो तुमको तकलीफ दे रही है, वो बीमार कही हुई। वे मेरी और स्त्री और माता जी की ओर देखकर कहने लगी देखो ना इसकी बरौनी कैसी खड़ी है। बरौनी यानी भौहें, आँख की भौहें, तो ये कैसी खड़ी है, कोई चुड़ैल लगी है। मतलब चुड़ैल अगर लग जाए, चुड़ैल पकड़ ले, वो बीमार कर दे, तो ऐसे ही आँख की भौहें तनी हुई रहती हैं, खड़ी रहती हैं। किसी ओझा को दिखा देना चाहिए। ओझा झाड़ फूक वाले रहते थे पहले, तो किसी ओझा को दिखा देना चाहिए। मैंने कहा डॉक्टर तो मेरी जान के पीछे लग ही गए हैं, क्या चुड़ैल उनसे भी बढ़कर है? डॉक्टर तो पहले ही मेरे जान के पीछे लगे हुए हैं इतने दिन से, मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, क्या चुड़ैल उनसे भी बढ़कर है जो मुझे नहीं छोड़ेगी? जब सब लोग चले गए तब मेरी पत्नी ने कहा तुम लोगों की बात सुन क्यों नहीं, लोगों की बात मान क्यों नहीं लिया करते? कुछ हो या ना हो इसमें तुम्हारा हर्ज ही क्या है? तुम लोग, पत्नी समझा रही है इनको कि तुम ऐसे क्यों करते हो। जैसे अभी लेखक को इस बात पे विश्वास नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, कोई चुड़ैल और भूत प्रेत हुआ नहीं करते हैं, होते ही नहीं है। अगर देखो मानो तो सब कुछ है, जिस चीज पे आप भरोसा करोगे, जिस चीज को विश्वास करोगे वो हो जाएगा। तो यहाँ भी लेखक यही कहते हैं कि डॉक्टर तो जान के पीछे लगे हुए हैं, अभी चुड़ैल उनसे भी बढ़कर है क्या? लेकिन पत्नी को ये बात अच्छी नहीं लगती। पत्नी कहती है कि आप किसी की बात मान क्यों नहीं लेते हो? आपको कुछ हो ना हो लेकिन मान लेने में क्या हर्ज है? मान क्यों नहीं लिया करते? इसमें तुम्हारा कुछ हो या ना हो, इसमें तुम्हारा हर्ज ही क्या है? मेरे दर्द में किसी विशेष प्रकार की कमी न हुई। ओझा से तो किसी प्रकार की आशा क्या करता। ओझा जो झाड़ फूक वाले उनसे क्या आशा करता कि वो मुझे ठीक कर देंगे। पर बीच बीच में दवा भी होती जाती थी, कुछ लाभ अवश्य हुआ। बीच बीच में दूसरी बहुत सारी दवाइयाँ भी चल रही थी अन्य डॉक्टरों की, किसी अलग अलग प्रकार के, थोड़ा आराम जरूर मिलता था पर पूरा फायदा ना हुआ, आखिर तक पूरा फायदा नहीं हुआ। मैंने अब पक्का इरादा कर लिया कि लखनऊ जाऊं। अब लेखक ने सोच लिया कि मुझे लखनऊ जाना चाहिए। जो बात काशी में नहीं हो सकती लखनऊ में हो सकती है, वहाँ सभी साधन है। जो बात काशी में नहीं हो सकती यहाँ पर, वो लखनऊ में पक्का हो सकती है, क्योंकि वहाँ सब साधन सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल्स हैं बड़े, सब तैयारी हो चुकी थी। इतने में एक और डॉक्टर को एक मेहरबान लिवाला है, एक मेहरबान है, जो भी इनके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, वो किसी न किसी डॉक्टर को बता कर कि हमारे मित्र की ऐसी तबीयत खराब है, तो ऐसे ही एक इनके मेहरबान, मतलब जो इनसे बड़ा अच्छा संबंध रखते हैं, हितैषी हैं, इनके वेल विशर हैं, हितचिंतक हैं, तो वो एक और डॉक्टर को लेकर आए। उन्होंने देखा, कहा जरा मुंह तो देखूं। मुंह देखने के लिए पूछा। मैंने कहा मुंह जीभ जो चाहे देखिए। देखकर बड़े जोर से हंसने लगे डॉक्टर उनका मुंह देखकर, जीभ देखकर। मैं घबराया, ऐसी हंसी केवल कवि सम्मेलन में बेढंगी कविता पढ़ने के समय सुनाई देती है। लेखक को अच्छा नहीं लगा, मतलब घबरा गए लेखक, क्यों हंस रहे हैं ऐसा? क्योंकि ऐसी हंसी, जिस तरह से वो हंसने लगे, ऐसी हंसी कब सुनाई देती है? मतलब बहुत ही हंसने की बात है, जैसे बहुत बड़ा मजाक बन गया हो क्या, कि जब कभी कवि सम्मेलन में कोई बहुत ही खराब कविता पढ़ दे, बेढंगी कोई कविता नहीं रहे ढंग की, तब ऐसी हंसी सुनाई देती है। वैसा वो डॉक्टर हंसने लगे इनका मुंह देखकर। मैं भी चकित हुआ, लेखक को भी आश्चर्य हो रहा था कि डॉक्टर ऐसे हंस क्यों रहे हैं। डॉक्टर बोले, किसी डॉक्टर को यह नहीं सूझी तुम्हें पायरिया है।
किसी डॉक्टर को अभी तक ये नहीं सूझा कि तुम्हारे दांतों में पायरिया है। पायरिया मतलब मसूड़ों में से खून आता है। मसूड़ों की जगह जो भी सड़न पैदा हो रही होती है और उसमें तकलीफ हो रही होती है नसों में, या मतलब मसूड़ों की तकलीफ, मतलब मसूड़ों में जो भी दर्द हो, उसके बाद वहाँ से खून आने लगता है दांतों से, तो उसी का जहर पेट में जा रहा है और सब फसाद पैदा कर रहा है। उसी का जहर पेट में तुम्हारे जाकर इतनी तकलीफ तुम्हें हो रही है, दर्द हो रहा है। मैंने कहा तब क्या करूं? डॉक्टर साहब ने कहा इसमें करना क्या है, किसी दंत चिकित्सक के यहाँ जाकर सब दांत निकलवा दीजिए, किसी दांत के डॉक्टर के यहाँ जाइए और सारे दांत निकलवा दीजिए। डॉक्टर साहब ने सलाह दी। मैंने अपने मन में कहा आपको यह कहने में तो कुछ भी कठिनाई ही नहीं हुई, आपको कहने में क्या जा रहा है, तुरंत दांत निकलवा दीजिए। दांत निकलवाने में कुछ तकलीफ नहीं होती, गोया दांत निकलवाने में कोई तकलीफ ही नहीं होती। गोया मतलब उसका अर्थ ये है कि जैसे कि तकलीफ ही नहीं होती कुछ दांत निकलवाने में, अपने आपने इतनी आसानी से कह दिया कि सारे दांत निकलवा दीजिए। खैर रात भर मैंने सोचा, मैंने भी यही निश्चय किया कि यही डॉक्टर ठीक कहते हैं। दंत चिकित्सक के यहाँ से पूछवाया, फिर रात भर उन्होंने सोचा कि आना चाहिए। फिर सोचा कि अगर दांतों की वजह से इतनी तकलीफ हो रही तो दांत निकलवा देना चाहिए। फिर एक दांतों के डॉक्टर को पूछवाया, उसने कहलवाया कि 3 रुपए एक दांत तोड़वाने के लिए लगेंगे। एक दांत तोड़ने के लिए 3 रुपए, कुल दांतों के लिए 96 रुपए लगेंगे, 96 पूरे दांतों के लिए, मतलब एक दांत के 3 रुपए, उस हिसाब से 96 रुपए। मगर मैं आपके लिए 6 रुपए छोड़ दूंगा, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि 6 रुपए मैं कम कर दूंगा, आपके लिए 90 रुपए लगेंगे। इसके अतिरिक्त दांत बनवाई के अलग, जो दूसरे दांत बनाने पड़ेंगे आपके लिए, उसके पैसे अलग। यह सुनकर पेट के दर्द के साथ सिर में भी चक्कर आने लगा। अभी तक तो पेट ही दर्द कर रहा था, खर्चा सुनकर 90 रुपए और दांतों की बनवाई अलग, और सर में भी दर्द होने लगा, लेकर कहते हैं सिर में भी चक्कर आने लगा। मगर मैंने सोचा कि जान सलामत है तो सब कुछ है। लेकिन लेकर फिर सोचते हैं अगर जिंदा बचा तो सब कुछ है, पैसा भी रहेगा, जान सलामत है तो सब कुछ है, इतना और खर्च करो, इतना और खर्च कर देता हूँ। श्रीमती जी से मैंने रुपए मांगे, अपनी पत्नी से इन्होंने रुपए मांगे दांत निकलवाने के लिए और बनवाने के लिए। उन्होंने पूछा क्या हुआ, मैंने सारा हाल कह दिया उनको। मतलब पत्नी ने पूछा किस लिए चाहिए पैसा, तो उन्होंने सब बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे दांतों के पायरिया की वजह से सब कुछ तकलीफ हो रही है, तो तुमको दांत निकलवा देना चाहिए, और दांत निकलवाने के 96 रुपए लग रहे हैं, 90 रुपए लेगा, दांत बनवाई अलग लेगा। वे बोली तुम्हारी बुद्धि कहीं घास चरने गई है। पत्नी कहती है तुम्हारी बुद्धि घास चरने गई है, तुम अपने बुद्धि से नहीं सोच रहे हो, घास चरने जाना मतलब हम कहते हैं ना कि मतलब अक्ल नहीं चल रही है तुम्हारी, घास चर रहे हो। आज कोई कहता है दांत उखड़वा लो, कल कोई कहेगा बाल उखड़वा लो, परसों कोई डॉक्टर कहेगा कि नाक निचोड़ डालो, आंखें निकलवा दो। मतलब आज कोई डॉक्टर कह रहा है दांत उखड़वा लो, कल कोई कहेगा कि बाल उखड़वा लो, परसों कोई डॉक्टर कहेगा कि नाक निचोड़ डालो, कोई आंखें निकलवा दो। ये सब फिजूल है, फिजूल, ये सब फिजूल है, फिजूल। खाना ठीक से खाओ, 15 दिन में ठीक हो जाओगे। खाना ठीक से खाओ और 15 दिन में अच्छे हो जाओगे। मैंने कहा तुम्हें अपनी ही दवा करनी थी तो इतने रुपए क्यों बर्बाद कराए। मैडम बनारसी जी पत्नी को कहते हैं कि अगर तुमको अपनी ही दवा करनी है तो फिर मुझसे इतने रुपए सारे क्यों खर्च कराए, अगर तुम अपने तरीके से मुझे ठीक करना चाहती हो। क्योंकि पत्नी कहती है कि इतना सारा पैसा खर्च करने से कुछ नहीं होगा, 15 दिन ठीक से खाना खाओ, अच्छे से ठीक हो जाओगे। ये बात सच है। ये पाठ का नाम ही है चिकित्सा का चक्कर। चिकित्सा का चक्कर मतलब एक कहावत कही जाती है कि भाई किसी को भी ऐसा कहा जाता है बोलचाल में कि किसी को भी कोर्ट के और हॉस्पिटल के चक्कर ना लगाने पड़े, क्योंकि कोर्ट और हॉस्पिटल के चक्कर परेशान कर देते हैं मनुष्य को। इस सांसारिक जीवन में मनुष्य बड़ा परेशान हो जाता है। मतलब स्वास्थ्य अगर खराब हो जाए और दूसरा किसी से झगड़ा अगर फसाद खड़ा हो जाए तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में, अदालतों के चक्कर लगाने में। तो चिकित्सा का चक्कर में यही है मतलब कि अगर हम अपने खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे तो कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर लेंगे हम खुद के लिए, जो कि कहीं से सही नहीं होगा, कहीं से ठीक नहीं होगा। इसलिए हमको खुद की तबीयत का खुद ही ध्यान रखना है, चिकित्सा के चक्कर में कभी पड़ना नहीं चाहिए। और उसके लिए जरूरी है, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको शारीरिक रूप से आपको मोह भी छोड़ना पड़ता है, स्वाद के चक्कर में, जीभ के स्वाद के चक्कर में बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि खान पान हमारा और रहन सहन और सारी चीजें सब कुछ व्यवस्थित हो, तो हम चिकित्सा हमको नहीं करनी पड़ेगी। चिकित्सा का मतलब है दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ेगी
बल्कि हमारा भोजन ही हमारी दवा है अगर हम उसको ढंग से लें तो। इस पाठ के माध्यम से यही लेखक बताना भी चाहते हैं कि वो शुरू में अगर ध्यान नहीं देते हैं, वो खाने के शौकीन है, तो उसका क्या परिणाम हुआ, कि कैसे चिकित्सा के चक्कर में फंस जाना पड़ा इतने दिनों तक, पैसा भी इतना सारा बर्बाद हुआ, दर्द भी झेला, तकलीफ भी हुई। तो ये हमको समझना है इस पाठ के माध्यम से। इसके प्रश्न उत्तर पे हम बात करेंगे लाइव सेशन में। थैंक यू बच्चों।